अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूज़र इनपुट आप किस तरह ले सकते हैं जावा के अंदर। सी प्लस प्लस के अंदर तो हमने जो जिधर सी इन यूज़ करते हैं वो ज़रा सिंपल है, मगर जावा में थोड़ा सा ये डिफरेंट प्रोसीजर है। वो जावा में आप जो है वो प्रॉपर क्लास को इंपोर्ट करके, जिस तरह पैकेज का हमने टॉपिक पढ़ा था ऊपर कि किस तरह पैकेजेस को जो है वो हम कॉल करवा सकते हैं अपने क्लास के अंदर। अगर हमने किसी बिल्ट इन क्लास को जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करवाना हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम जो है वो अपना वो देख सकते हैं। बिल्ट इन क्लासेस को आप बड़े इजी वे से जो है वो अपने प्रोग्राम के अंदर आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, उस क्लास को कॉल लिखना है और उसके ऑब्जेक्ट के जरिए आप उसके फंक्शन से आप उसकी फंक्शनैलिटी को असेस कर सकते हैं। मगर अगर आप चाहें कि मैं जो है वो ये इसका कोड देख सकूं, तो इसका कोड जो है वो आप नहीं देख सकते। मतलब या क्या कि इसमें जो है वो अब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट जो है वो यूज़ हुआ है। फंक्शनैलिटी तो यूज़र के पास आ रही है, मगर उसका जो कोड है वो यूज़र के पास नहीं आ रहा। कल भी हमने इसी टॉपिक को बगौर देखा, उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखा हमने। मगर अब हम जो है वो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो क्या है कि अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तो वो आप किस तरह जावा के अंदर ले सकते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर तो सिंपल सा एक सी इन आपको कॉल कर लिखना पड़ता है और आप यूज़र से डायरेक्ट जो है वो इनपुट वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। मगर जावा में आपको क्लास प्रॉपर इसकी कॉल करवानी पड़ती है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। फिर ऑब्जेक्ट को सिर्फ आपने बताना है कि आप जो डेटा यूज़र से ले रहे हैं उसकी डेटा टाइप क्या होगी, मतलब कि वो डेटा इंट में होगा, स्ट्रिंग में होगा या किस में होगा। तो उसके लिए फिर आपको जो है वो रीड करने के लिए जो यूज़र की इनपुट है वो आपको एक फंक्शन कॉल करवाना पड़ता है। जो फंक्शन मतलब मेथड, मतलब कि जो हर एक स्ट्रिंग के लिए अलग है, फ्लोट के लिए अलग है, इंट के लिए अलग है। ये सारे मेथड जो है डिफरेंट है। वो अब फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में सबसे पहले तो मैंने यूटिल एक पैकेज है जिसके अंदर स्कैनर एक क्लास है। ठीक है, जो रेड में आप देख रहे हैं ये स्कैनर, ये एक क्लास है जो क्या करती है कि यूजर के जो डेटा रन टाइम पे दे रहा है उसको जो है वो स्कैन करती है, उसको रीड करती है और रीड करके क्या करता है, वेरिएबल के अंदर वो स्टोर करवा लेता है। जो सी इन वाला काम है वो जावा के अंदर इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इस क्लास को आपने असेस करना है तो मेन में आपने क्या लिखना है, क्लास का नाम। जो क्लास का नाम है वही आपने सेम नीचे आपने वो लिख देना है। अगर आपको इस पैकेज की क्लास का नाम नहीं याद आ रहा तो आप डॉट के आगे स्टार लगाएंगे, तो जितनी भी क्लासेस होंगी उस पैकेज की वो सारी की सारी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट बना के मैंने उसको जो है वो सिस्टम डॉट इन, ठीक है, मतलब कि वो इनपुट के लिए जो है वो ये यूज होना है। उसके बाद फिर मैंने एक सिंपल एक डिस्प्ले करवाया है टेक्स्ट एंटर यूजर नेम, मतलब कि यूजर नेम अपना एंटर करें। अब ये वाली लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है कि ये एक मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है यूजर नेम और उसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये क्या करेगा, माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन का मेथड क्या करेगा, उस सारी की सारी स्ट्रिंग को किसमें स्टोर करवा देगा, यूजर नेम के अंदर। ठीक है, मतलब कि माई ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी स्टोर होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊप के अंदर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि माई ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर हो सकता है या नहीं, तो आपने कहना है जी बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट से मैंने डायरेक्ट जो है वो जो भी उसने रीड किया यूजर की इनपुट वो ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई और ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट थ्रो हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। मतलब कि जो भी यूजर अपना कोई भी चीज इनपुट करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गई। और सिंपल आपने डिस्प्ले करवाने के लिए प्लस का साइन यूज करना है, तो वो आपकी जो इसमें डेटा होगा वो सिंपल स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये सारा काम जो है वो जावा के अंदर इस तरह होता है अगर आपने यूजर से कोई इनपुट जो है वो लेनी है। तो फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं जो हमने अभी कोड को स्टडी किया है, इसके अंदर कोई भी मैं अपना नाम लिखता हूँ। अभी देख सकते हैं कि यूजर नेम इज अदील अहमद। जो भी मैंने इनपुट दिया अपनी मर्जी के साथ कोई भी इनपुट आप दे सकते हैं। बेसिकली मकसद इसका यही था बताना कि आप सी प्लस प्लस का तो सिंपल तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका, मगर जावा में थोड़ा सा आपको इसको मजीद इसको देखना पड़ता है, क्योंकि वो आपने क्लास से असेस करना है वो फंक्शन। आपने डायरेक्ट लाइब्रेरी से असेस नहीं करना, क्लास से असेस करना है।
क्योंकि सी प्लस प्लस तो सपोर्ट कर लेता है प्रोसीजरल को, मगर जावा सपोर्ट ही नहीं करता। वो क्लास से ही वो कॉल होना है और क्लास के अंदर ही वो फंक्शन मौजूद होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको मजीद नीचे देखते हैं कि बुलियन की अगर टाइप है ट्रू फॉल्स वाली, तो उसके लिए फिर हम नेक्स्ट बुलियन यूज कर लेंगे, जिस तरह अभी हमने नेक्स्ट जो है वो लाइन यूज किया स्ट्रिंग के लिए। अब बाकी दाऊद आप बता दो कि ये बाकी जो टाइप्स हैं ये क्या है, ये कौन सी वैल्यूज लेंगी। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ये सारे इनपुट टाइप जो है वो अपनी मर्जी के साथ, जो भी आपको जाहिर सी बात है पता तो होगा ही कि यूजर ने कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, तो आप फिर वही आप उसको जो है वो देंगे। स्ट्रिंग देंगे तो सिंपल सी बात है कि जो भी वैल्यू वो एंटर करे तो वो उसको स्टोर कर लेगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो पॉइंट्स में हो, डेसिमल में हो, जिसमें भी हो, सारी वैल्यूज को जो है वो स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें इस प्रोग्राम में, इस एग्जाम्पल में उसने क्या किया, तीन वैल्यूज ली हैं। एक का जो है वो न्यूमेरिकल इनपुट है इंट में, और एक डबल है। ठीक है। उसकी वैल्यू जो है वो साथ में डबल भी जो है वो शो होगी, और एक वैल्यू स्ट्रिंग में है। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने इसी तरह एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। अब जाहिर सी बात है जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसमें बहुत सारी वैल्यूज को आप जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो एक ही वैल्यू को जो है वो आप स्टोर करवाएं। ठीक है। मतलब कि आप इसमें तीन वैल्यूज हमने स्टोर करवानी है, वो आप देखेंगे, नेम, एज और सैलरी। ठीक है। नेक्स्ट लाइन मैं उन किसकी टाइप रखूंगा, तो वो स्ट्रिंग जो है वो किस में स्टोर हो जाएगा, नेम के अंदर। और वो जो माई ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो नेक्स्ट इंट वाली वैल्यू होगी, वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, एज के अंदर। और नेक्स्ट डबल वाली जो वैल्यू है वो सैलरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। सिंपल। इसको हम जो है वो रन करके देख लेते हैं एक दफा। ये हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये नेम है, एज है और सैलरी है। ये जो डेटा मैंने एंटर किया है वो सिंपल ये नीचे डिस्प्ले हो गया। तो ये था जी यूजर इनपुट। इसकी अगर आपको समझ नहीं आई दो, तो आप बताओ कोई भी ऐसी चीज जो आपके जहन में डाउट हो, जिसका जो आपको लगे कि हाँ यार ये मुझे समझ नहीं आया, तो वो आप मेरे से पूछो जरूर। अगर आ गया तो फिर हम जो है नेक्स्ट चलते हैं। ये हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता है, बिल्कुल आप क्लास बना सकते हो। मैंने आपको बताया था ना कि यूजर डिफाइंड क्लासेस भी होती हैं। फिर आपको जो रीड करने वाला सारे का सारा कोड है ना, वो भी खुद लिखना पड़ेगा। ठीक, समझ आई। ठीक है। हाँ, फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी फिर आपको वो खुद लिखनी पड़ेगी सारी। अच्छा, अब चलते हैं हम डेट के ऊपर। ठीक है। मतलब कि अगर आपने डेट शो करवानी है, टाइम शो करवाना है जावा के अंदर, तो अब आपको पता चलेगा कि इतनी ये जबरदस्त लैंग्वेज है जावा, कि इसके अंदर आपको कुछ भी कोड नहीं करना पड़ेगा। वो अरे लिस्ट हम देखेंगे, लिंक लिस्ट को भी देखेंगे, वो डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगी। आपको कोई किसी किस्म का वो वेरिएबल, सी प्लस प्लस में तो बड़ी लंबी चलती है ना लिंक लिस्ट का, तकरीबन कोई 20-30 लाइनों का कोड है। इसमें सिर्फ मेथड को कॉल करना और आपका सॉर्टिंग भी हो गई, सर्चिंग भी होगी, डिलीटिंग भी, और सारा काम हो गया। ठीक है। बहुत सिंपल है। ये सिर्फ मेथड का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सा मेथड जो है वो सॉर्टिंग के लिए यूज होना है, कौन सा मेथड सर्चिंग के लिए यूज होना है। क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट से आप उस मेथड को कॉल कराएंगे, आपका काम हो गया बस। इसके अलावा जावा के अंदर कुछ भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल डेट को अगर मैंने शो करवाना है, तो ये उसकी क्लास है, लोकल डेट। ठीक है। ये क्या करेगा, क्या जो आज की जो डेट है वो शो करवा देगा, लोकल टाइम जो है वो टाइम को शो करवा देगा, लोकल डेट टाइम जो है वो दोनों को शो करवा देगा, डेट को भी टाइम को भी। और ये डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास क्या करती है, अपनी मर्जी के मुताबिक अगर आप किसी उस फॉर्मेट को, मतलब कि आपने पहले डे, मंथ और ईयर, पहले डे दिखाना है, ईयर बाद में दिखाना है, तो आप अपनी मर्जी से उसका फॉर्मेट भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी की सारी, अगर किसी ने जावा के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस करना है, वो चाहता है कि मैं जावा का डेवलपर बन जाऊं, जाहिर सी बात है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज ही जावा होनी है, तो वो उसको चाहिए कि वो क्लासेस को याद करना शुरू कर दे।
याद का मतलब ये है कि सिर्फ एक दफा देख ले। अब मैंने एक दफा देख लिया ना लोकल डेट, अगर मेरे से कोई पूछे सवाल कि यार ये जावा में डेट को किस तरह डिस्प्ले कराएंगे, सिंपल आपने कह देना यार उसकी एक क्लास है, उसको आप कॉल करेंगे तो डेट शो हो जाएगी। अब पीछे जाने का आपको कोई जो है वो उसका कोड किधर है, वो कैसे वर्क करेगा, उसका लेन देन कोई नहीं है आपके साथ। आपने सिर्फ उस क्लास के यूज करना है, आपका काम हो रहा है ना, बस आपने कर देना है। अगर वो कोई क्लाइंट चाहता है कि यार ये इसका फॉर्मेट नहीं सही, इसका फॉर्मेट भी जो है वो मुझे चेंज करके दो, तो उसकी भी क्लास उन्होंने दे दी है, हर चीज की क्लास दे दी है कि वो फंक्शनैलिटी अगर वो भी आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जिस तरह आप ये इसकी एग्जांपल में आप देखेंगे कि डेट को जो है वो किस तरह आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैंने क्या किया जी, लोकल डेट की क्लास को इंपोर्ट किया है पहले टाइम के पैकेज में। अब ये पैकेज और क्लास, इन दो चीजों को आप जो है ना आपने ज़हन में रखना है। ये दो अब जो आप अगर कोई आपसे पूछे यार ये यूजर से इनपुट कैसे लेनी है, तो आपको पता हो कि कौन सा पैकेज है। क्लास को बेशक याद ना करें, अगर पैकेज के आगे आप स्टार लगाएंगे तो वो सारी क्लासेस को गेट कर लेगा, ठीक है, मगर उसके मेथड का आपको पता ना चाहिए कि मेथड कौन सा है, क्योंकि मेथड जाहिर सी बात है पता होगा तो फिर ही वो कॉल होगा। अगर क्लास को नहीं याद तो वो स्टार लगा लें, अगर याद है तो आप क्लास को लिख लें, मगर वो फिर आपका प्रोग्राम जो है वो स्लो नहीं होगा, वो फास्ट होगा, क्योंकि आपने सारी क्लासेस को कॉल नहीं किया, सिर्फ जो चाहिए थी उसी को कॉल किया। अच्छे प्रोग्रामर की निशानी यही होती है कि वो सारी क्लासेस को कॉल नहीं करता, किसी एक बंदे को ही कॉल करेगा। ये देखिए हमने सिंपल क्या किया है, क्लास बनाई, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ये हमने क्लास का जो मेथड था वो डायरेक्ट जो है वो उसको हमने असेस कर लिया। लोकल डेट डॉट नाउ, मतलब कि लोकल डेट क्लास के अंदर नाउ का मेथड हमने यूज करना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नाउ मेथड जो है वो वैल्यू अपनी सारी किधर जो है वो कर देगा, सेव माय ऑब्जेक्ट वेरिएबल के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जो नाउ मेथड है वो जो भी अभी डेट है, ठीक है, अभी आज की जो डेट है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएगा, और ये नीचे आपको डेट जो है वो शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि आज की जो डेट है 10 दिसंबर 2021, तो वो डेट जो है वो डिस्प्ले आपको हो चुकी है। इसी तरह टाइम का भी एक फंक्शन है, ठीक है, आप ये देख लें कि लोकल टाइम की क्लास से लोकल टाइम का जो है वो आएगा, ठीक है, वो मेथड है वो डायरेक्ट जो अभी का टाइम है, ये मेथड क्या करेगा, वो वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेगा जो अभी मौजूदा टाइम वो डिस्प्ले करवाए, और लोकल टाइम के अंदर सारी की सारी फंक्शनैलिटी लिखी है वो डायरेक्ट आप। इसका मतलब अब इसमें अगर मैं दाऊद आपसे पूछूं कि ये मैं तो उसको कॉल नहीं कर रहा किसी भी मेथड को, तो ये डिस्प्ले कैसे करवा रहा है, इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। वो तो कर लिया है, मगर मैंने क्लास का मेथड तो कॉल नहीं ना किया। कंस्ट्रक्टर का आपको मैंने पढ़ाया था, ये वो है, समझ आई? हाँ जी, मतलब कि जो लोकल टाइम है उसी नाम का एक मेथड भी बना हुआ है, जैसे मैं क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली चलता है। समझ आ गई? हाँ, और नाउ का मेथड क्या करता है, जो अभी वाला टाइम है सिर्फ वही डिस्प्ले करवाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको रन करके चेक करूं तो आप ये देख सकते हैं कि ये 15:39 हुए हैं, इधर भी 15:39 है, उधर भी वो 15:39, जो अभी मेरे लैपटॉप का टाइम है, ये मशीन का टाइम डिस्प्ले करवा रहा है मुझे, ये वर्ड का टाइम नहीं डिस्प्ले करा। लोकल का मतलब है जो अभी आपकी जिस पे ये कोड चलना है, जिस डिवाइस पे ये कोड चलना है उसका टाइम जो है वो ये डिस्प्ले करवाए। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम इसी तरह ये डेट टाइम दोनों को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो उसकी ये क्लास है। अगर उसको फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो ये फॉर्मेटिंग की क्लास है, आप अपनी मर्जी का फॉर्मेट जो है वो, अब फॉर एग्जांपल मैंने 10 को पहले लेके आना है, साल को पीछे लेके जाना है, तो वो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ये उसका फॉर्मेट है, ये आपने सिर्फ सिंपल उसके मेथड्स को कॉल करना है और उसके अंदर वैल्यू देनी है, जिसके अंदर आप जो भी फॉर्मेट आप सेट करना चाहते हो तो वो आपको जो है वो शो करवा देगा। फॉर एग्जांपल ये टाइम का है और ये फॉर्मेट के लिए आपको एक पैकेज के अंदर पैकेज पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल टाइम के अंदर फॉर्मेट का पैकेज है, उसके अंदर ये वाली क्लास पड़ी हुई है जो हमारे फॉर्मेट को जो है वो चेंज कर देगी। अच्छा, अब हम जो है वो आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है अरे। अरे को हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अरे होती क्या है, जरा आप रिपीट कर दें दाऊद।
बिल्कुल। जिस तरह के वेरिएबल में हम जो है वो एक टाइम में एक ही वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, दो नहीं करा सकते। अगर कोई बंदा कहे नहीं यार मैंने तो दो ही करानी है, बंदा अड़ गया है जी, वो कहता है नहीं जी मैं तो इधर से अपना तो मुतालबा पूरा करके ही जाऊंगा। तो वो अगर हिसाब किताब इस तरह का बन जाए तो फिर आपको मजबूरी है, फिर आप अरे का ही इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह के नीचे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब ये अरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक पर्पज ये होता है कि आप डेटा को स्टोर करवा रहे हैं और असेस कर रहे हैं। जिधर ये दो ऑपरेशन हो जाएंगे ना, स्टोर और असेस करने के, आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये किसके ऑपरेशन है, डेटा स्ट्रक्चर के। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आपने अभी तक प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो रन करके देखे होंगे, डेटा स्टोर नहीं कराया होगा, सिर्फ एक ही डेटा स्टोर कराया होगा वेरिएबल के अंदर। ऊप के अंदर भी आपने जो कोड किया उसके अंदर भी आपने वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कराया होगा। हो सकता है पीएफ में आपने मल्टीपल डेटा भी स्टोर कराया हो अरे में, मगर जो हाई लेवल का डेटा है, जो मल्टीपल डेटा है, पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, इस तरह का डेटा है, वो आपने स्टोर करवाना है। तो उसके लिए फिर खास तौर पे आपने अरे को ही इस्तेमाल करना है। तो अरे इंप्लीमेंट करने के लिए जावा के अंदर सिंपल आपको एक मेथड ऑलरेडी दिया गया है, आपने उस मेथड को जो है वो सिंपल कॉल करना है और आपकी अरे जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जबकि सी प्लस प्लस में तो याद है आपको, मैंने वो करके भी दिखाया था, वो बनाना पड़ता है सारा कुछ, उसकी वो लेंथ भी लिखनी पड़ती है, फिर उसका इंडेक्स होता है 0 1 जो भी, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। मगर जावा में आपने सिर्फ मेथड कॉल करना है और आपकी अरे जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। अरे और अरे लिस्ट में फर्क है, ठीक है। लिस्ट का मतलब क्या है, हमने वो पढ़ा था ना पीछे, मतलब कि एक फॉर्मेट के अंदर डेटा आ जाए, पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, मतलब कि लिस्ट की फॉर्म में डेटा आया है हमारे पास। फॉर एग्जांपल क्लास 10 के स्टूडेंट हैं 30, तो 30 स्टूडेंट का डेटा एक लिस्ट के फॉर्मेट में आएगा ना हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि वो लिस्ट के फॉर्मेट वाला डेटा हमारे पास स्टोर हो जाए, तो फिर हम कौन सा यूज करेंगे, अरे लिस्ट, ठीक है। तो इसमें आप देखें ये नीचे इसकी एग्जांपल कि आपने अरे लिस्ट को कॉल किया, ठीक है। यूटिल डॉट अरे लिस्ट, एक क्लास को आपने कॉल किया, यूटिल के अंदर अरे लिस्ट की क्लास जो है वो मौजूद है, ठीक है। उसको कॉल करने के बाद आपने सबसे पहले उसका इधर डिफाइन करना है कि डेटा किस फॉर्म में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको बता रहा हूं अरे लिस्ट क्लास को कि जो डेटा आपने स्टोर करना है अपने अंदर वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। और आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया है जिसका नाम है कार्स, और इसी तरह ही मैंने न्यू कीवर्ड को यूज किया। न्यू कीवर्ड क्या करता है कि जितना भी डेटा ऑलरेडी उसके अंदर डमी वैल्यूज होती है ना, उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। मतलब कि ऑलरेडी अगर डेटा है उसके अंदर तो वो उसको रिमूव कर दे। मतलब कि अब कार्स के अंदर कोई भी डेटा मौजूद नहीं है। अब कार के अंदर पहले इंडेक्स पे वोल्वो है, दूसरे पे BMW है, तीसरे पे फोर्ड है। अब ये पूरी लिस्ट बन गई, ठीक है। अब मुझे इसके जो है वो ऑटोमेटिकली इसको 0 वैल्यू सेट कर देगा। वैसे तो मुझे सिर्फ अरे में तो मुझे करानी पड़ती है ना वैल्यू सेट, ठीक है। इसमें वो ऑटोमेटिकली कर देगा, ठीक है। मतलब कि वोल्वो है, BMW है, फोर्ड है, मजडा है, ये अब मैं सिंपल प्रिंट एलन करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये सारी लिस्ट जो है वो मुझे डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, आप ये देख सकते हैं कि मैंने सिंपल क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया कार्स, तो जो भी डाटा था इस लिस्ट के अंदर वो सारा उसने क्या किया जी, शो करा दिया, ठीक है। अब इसके नीचे अब ये सारे डेटा स्ट्रक्चर के फंक्शन आने लगे हैं। आपने वो डेटा गेट करना है, जो डेटा ये तो आपने स्टोर करने के लिए आपने क्या करना है, ऐड का फंक्शन, ऐड का मेथड, ठीक है। और ये मेथड किस क्लास के मेथड है, अरे लिस्ट के, ठीक है। ये ऑलरेडी मेथड बने हुए हैं, इसकी फंक्शनैलिटी बनी हुई है जो आपके डेटा को स्टोर करवाएगा। मगर आपने जो मेरे ख्याल में जो आपका कोर्स है, हो सकता है उसमें आप जो है वो डायरेक्ट मेथड ही इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ ना कि मेथड इस्तेमाल जो है वो नहीं करने, तो आपने नहीं करने। अगर उन्होंने फिर आपको फंक्शनैलिटी भी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, मतलब कि यूजर डिफाइंड मेथड बनाने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कहा हुआ ना कि मेथड यूज कर सकते हैं आप, तो फिर तो बिल्कुल ये आसान हो जाएगा आपके लिए। फिर डायरेक्ट मेथड आपने कॉल किया ऐड का, तो वो लिस्ट, वो इस अरे लिस्ट में वो डेटा क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है। अब मैंने उसको गेट करना है डेटा को, तो मैं गेट 0 पे जो वैल्यू होगी वो सिंपल मुझे डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये देखें 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वोल्वो की, ठीक है। इधर मैं जनाब 3 वैल्यू
अगर उसका जो है वो इंडेक्स 3 करता हूँ। अब ये बात आपने याद रखनी है, एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब 3 में कौन सी वैल्यू मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए? मजदा। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर मैंने उस वैल्यू जिस वैल्यू को भी डिस्प्ले करवाना है तो वो मैं अब इधर मैं लूप लगा के अपनी मर्जी की वैल्यूज को भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो वो नीचे एक एग्जांपल आएगी जिसके अंदर आप लूप लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की वैल्यूज डिस्प्ले करवाने के लिए। जाहिर सी बात है जब आप कोई सिनेरियो कोई परफॉर्म करेंगे तो उसके अंदर तो फिर मर्जी की वैल्यू ही जो है वो डिस्प्ले करानी होती है। अब इसमें ये देखें, अपडेट करने के लिए सेट का जो है वो मेथड है। ये सारा डेटा स्ट्रक्चर का जो है वो काम अभी हम देख रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अरे है, उसके अंदर फिर आपने कैसे वो ये सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। CRUD का मतलब है C का क्रिएट, R का रीड, ठीक है, U का अपडेट और D का डिलीट। ये 4 ऑपरेशन आपने हर एक डेटा स्ट्रक्चर जो भी है, अरे है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, स्टैक है, ये 4 आपने ऑपरेशन मस्ट परफॉर्म कराने हैं हर एक चीज के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह आप देखें, ये मैंने स्ट्रिंग बनाई, ठीक है, और मैं इसको जो है वो अपडेट करना चाहता हूँ तो अपडेट के लिए मैंने सेट का जो है वो मेथड यूज करना है। किस जगह पे अपडेट करना है? 0 पे। तो 0 का वैल्यू जो वोल्वो है वो अपडेट होके क्या हो जाएगी? ओपन, ठीक है। इस तरह अपडेट के लिए ये है, रिमूव के लिए रिमूव है, और क्लियर के लिए क्लियर है। क्लियर मतलब कि सारा डेटा वो क्लियर कर देगा ये मेथड, ठीक हो गया। और ये साइज का मेथड क्या करेगा? जो भी अरे का साइज है ना, जितनी वैल्यूज उसके अंदर स्टोर है, तो ये वो वैल्यू को डिस्प्ले करवा देगा। ये उस जगह यूज होता है, फॉर एग्जांपल आपने जावा के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी लिस्ट के अंदर स्टूडेंट आपने सेव कराने हैं ना, उसका जो है वो साइज भी बताता है नीचे, वैल्यू के कितने स्टूडेंट है क्लास में। तो ये काम करने के लिए फिर आप साइज का फंक्शन उधर मेथड यूज होता है। साइज का मेथड आप कॉल करेंगे तो डायरेक्ट वो जो वैल्यू होगी स्टूडेंट की तो वो डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपको आएंगे असाइनमेंट्स में आगे जाके। तो ये देखें, मैंने सिंपल एक लूप लगा लिया, ठीक है। सबसे पहले तो वो साइज का मेथड क्या करेगा? साइज इसका कितना है? 4, ठीक है। 4 साइज जो है वो स्टोर हो गया, मतलब कि आई की वैल्यू 0 है, आई स्मॉलर देन साइज। जब तक ये ट्रू होता रहेगा तो ये लूप चलता रहे, जैसे ये फॉल्स होगा लूप खत्म हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि सारा डेटा मुझे क्या करा दे? डिस्प्ले करा दे, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे एक बताओ चीज, मैं जो है ना वो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी इस चीज की समझ नहीं आती होती थी, मैं बड़ी मुश्किल से मुझे वो एंड पे आके समझ आई। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लूप किस तरह वर्क कर रहा है, मुझे इसके स्टेप बताएं कि पहले स्टेप में क्या वैल्यू आएगी, दूसरे स्टेप में कौन सी आएगी, तीसरी में कौन सी आएगी और चौथे में कौन सी आएगी, ये बताएं हाँ जरा। 0, ठीक है। नहीं, कैसे डिस्प्ले कराई है? नहीं, ये नीचे कैसे चल रहा है? ये वर्किंग क्या है ये फॉर लूप की? ये गेट का मेथड क्या कर रहा है? वैल्यू ले रहा है, कौन सी वैल्यू? अच्छा, अब सबसे पहले तो आई की वैल्यू है 0, ठीक है। उसने कंडीशन चेक की 0, ठीक है, स्मॉलर देन कार साइज का मतलब है 4, 0 स्मॉलर देन 4 है, कंडीशन ट्रू है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट होके उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। पहली दफा लूप चल गया तो 0 पे कौन सी आई के अंदर 0 है ना, अभी 0 की कौन सी वैल्यू है? वोल्वो, तो पहले वोल्वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर 1 है, ठीक है, फिर 1 भी स्मॉलर है, 2 भी स्मॉलर है, 3 भी स्मॉलर है। जब 4 पे आएगा तो वो लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो स्मॉलर 4 से नहीं है, बराबर जरूर है मगर स्मॉलर नहीं है। तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है वो हम देखते हैं। इसमें कंफ्यूजन पता किधर आती है कि फॉर एग्जांपल अब ये लूप है ना, मैं ये देखता हूँ कि यार आई की वैल्यू 0 है, इसका जो है वो कंडीशन भी चेक हो गई। अगर इंक्रीमेंट इधर लग रहा है तो फिर इसके अंदर 1 आना चाहिए, ये 0 क्यों आता है?
ये भी क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए था। लूप चलेगा, यही आपसे मैं सुनना चाह रहा था कि इंक्रीमेंट होगा ही तब, ये वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा ही तब जब ये एक दफा वो चल जाएगा। ठीक है, इससे वो सारी गलती होती थी, वो सारा जो है ना काम खराब हो जाता था। हम ये समझते थे यार ये तो इंक्रीमेंट हो गया, अब इसमें 1 आना चाहिए, तो 1 की वैल्यू BMW है तो कौन सी, अब ये ट्रू फॉल्स आते होते थे। ठीक है, तो वो सारे जिसको ये नहीं पता होता था वो गलत कर देता था। अच्छा, अब इसकी समझ आ गई। अब हम ये नीचे चलते हैं, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का मैंने आपको क्या बताया था, ये हम पढ़ चुके हैं। फॉर ईच लूप क्या करता है कि 0 से स्टार्ट होता है और जितनी भी वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है वो सारी की सारी डिस्प्ले करा देता है। इसकी कोई कंडीशन नहीं लगती, इसकी ऑटो कंडीशन होती है। वो कंडीशन कौन सी है कि जितनी भी वैल्यू है वो स्टार्ट से शुरू करे और एंड तक जितनी भी वैल्यू है वो सारी डिस्प्ले करा दे। ये फॉर ईच लूप करता है। ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है कि फॉर लूप और फॉर ईच लूप में क्या फर्क है। अच्छा, अब हम नीचे अदर टाइप्स के अंदर चलते हैं जो मुख्तलिफ, अब ये इंटीजर में भी आप करा सकते हैं इसको। ये सिर्फ स्ट्रिंग की जगह इंटीजर लिखा है और तो कुछ भी इसमें चेंज नहीं है। अब जाहिर सी बात है मुख्तलिफ किस्म का डेटा है जो लिस्ट में आपने स्टोर करवाना है। सॉफ्टवेयर में तो होता ही इंट की फॉर्म में है, और मतलब कि कस्टमर का नाम वगैरह जो है वो स्ट्रिंग में होगा, मगर ज्यादातर जो यूज है वो आपका इंट में ही होगा, इंटीजर मतलब। वो नीचे हम चलते हैं, उसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, वो 2 वैल्यू के लिए जो है वो ये लिंक लिस्ट है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं जी अरे लिस्ट के ऊपर। सॉर्ट का मेथड क्या करता है ये भी मैंने आपको बताया था। नहीं नहीं, सर्च का मतलब था, सर्च का तो ऑलरेडी आपको पता है ना कि वो जो भी जिधर भी वो वैल्यू पड़ी हुई है तो वो डिस्प्ले हो जाए, बता दे कि ये वैल्यू इधर पड़ी हुई है। सॉर्ट का मतलब है तरतीब से रखना। तरतीब का मतलब क्या है कि बी वाली वैल्यू पहले, ठीक है, एफ वाली वैल्यू उसके बाद में। ठीक है, मतलब कि ए बी सी के मुताबिक इनकी तरतीब सेट कर दे। यस, ठीक हो गया। इसको जो है वो हम देखते हैं। हाँ जी, नंबर को भी देखेंगे, सॉर्ट स्ट्रिंग को भी देखेंगे। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम जो है वो रन करते हैं। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि वोल्वो जो है वो मैंने इसमें सेव करवाया है पहली वैल्यू पे। और अब इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कलेक्शन इसकी यूटिल इसकी लाइब्रेरी है, और कलेक्शन इसका जो है वो उसके अंदर एक और पड़ा हुआ है पैकेज। ठीक है, और कलेक्शन डॉट सॉर्ट कार्स, सॉर्ट एक मेथड है जो उन सारे को जो तरतीब के साथ जो है वो रख देगा। ठीक हो गया। तरतीब के साथ जब इस सारी लिस्ट को तरतीब के साथ डिस्प्ले करवाने के लिए आपको सॉर्ट का मेथड कॉल कराना पड़ेगा, और सॉर्ट का मेथड किस पैकेज में पड़ा हुआ है, कलेक्शन के अंदर। यस यस, ठीक है, स्ट्रिंग आई। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में डेटा है, और आई फॉर ईच लूप ये लगाया हमने। ठीक है, और ये सारा कुछ जितना भी कार के अंदर है वो बारी बारी सॉर्ट करके हमें डिस्प्ले करा देगा। बी पहले आता है इसमें, फिर उसके बाद एफ आता है, फिर एम आता है, फिर वी आता है। ए बी सी के मुताबिक उसने हमें सॉर्ट करके दे दिया। जब सी प्लस प्लस में आप करोगे तो वो मैनुअली तो बहुत मुश्किल है ये करना सॉर्ट, मगर आप जो डायरेक्ट अगर इसका मेथड कॉल कर लो, इसके कोड में ना जाओ, तो फिर तो आपने सिर्फ मेथड ही कॉल करना है, तो वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मगर हम इसको मैनुअली भी करके देखेंगे ताकि हमारी जो है वो हमें कोड की भी समझ आए साथ साथ। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं इंट की तरफ। अब ये जो नंबर्स को जो है वो सॉर्ट कर देगा, उसके लिए सिर्फ आपने इंटीजर लगाना है। ये नंबर तरतीब से जो है वो मुझे, फॉर एग्जांपल सबसे छोटा 8 है तो 8 जो है वो तरतीब के साथ मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी देख सकते हैं 8 12 15 20 33 34, वो तरतीब के साथ उसने जो है वो शो करवा दिया। अच्छा, ये था जी अरे लिस्ट। अरे और अरे लिस्ट का क्या फर्क है, अब आपको पता चला कि अरे क्या है और अरे लिस्ट क्या है।
अच्छा, ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसको पढ़िएगा जरा। आप पता चला? ठीक है। यस, मतलब कि रन टाइम पे नहीं कर सकते, वैसे तो उसका हो ही सकता है। हाँ, रन टाइम पे आप चाहते हैं यार मुझे ना रन टाइम पे वैल्यू मिले, मतलब कि रैंडमली, जो मतलब कि जैसे ही वो सॉफ्टवेयर में चेंज है वो साथ ही वो वैल्यू भी चेंज हो जाए, मतलब कि कोड के अंदर जाके कौन करेगा भाई चेंज। ठीक है, तो उसके लिए फिर अरे लिस्ट आप इस्तेमाल करते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, इस ये इसको हम जो है वो अब हम आते हैं लिंक्ड लिस्ट की तरफ। अब लिंक लिस्ट और अरे लिस्ट में क्या फर्क है? लिंक लिस्ट हम पढ़ चुके हैं ना, मैंने आपको उस दिन समझाया भी था। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या फर्क है, बड़ी तफसील के साथ आपको मैंने समझाया था। लिंक्ड का क्या मतलब होता है? जुड़ा हुआ आपस में, याद आया कुछ? हाँ जी। अब अरे लिस्ट में क्या होता है कि अरे लिस्ट में अगर सर्चिंग होनी है ना तो उसने स्टार्ट से लेके एंड तक जाना ही जाना है। ठीक है, अब 1 लाख स्टूडेंट का डेटा है, वो तो ढूंढते ही रहेगा सारा सारा दिन, वो शुरू से शुरू होगा और एंड तक वो जाएगा सारा। जबकि लिंक लिस्ट में क्या है, हाँ काम अरे लिस्ट भी सेम करती है, लिंक लिस्ट भी सेम ही करती है, मगर इन दोनों का फर्क किधर आएगा? स्पीड के अंदर, उनके एल्गोरिदम के अंदर के एल्गोरिदम उनका जो है वो टोटली डिफरेंट है। समझ आई? अच्छा, अब इसमें लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आप को शुरू से काम नहीं करना पड़ता, हर एक नोड जो है वो पिछले से कनेक्ट होता है और अगला जो नोड है वो अगले से कनेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कि आप डायरेक्ट वो एड्रेस दे के उस नोड को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अरे में अरे हाँ, हाँ जी, मतलब कि फॉर एग्जांपल अरे को मैंने कहा है जी 8 सर्च करना है, तो 8 तो उसने सर्च कर लिया जाके डायरेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। जब मैं उसे कहता हूँ कि 9 जो है वो सर्च करो, ठीक है, अब मुझे उसका नहीं पता कि 9 किधर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, सारी लिस्ट को सर्च करेगा। जबकि लिंक लिस्ट में 8 अगर पड़ा हुआ है ना, मुझे पता है कि 60 हुआ है और जो 9 है वो 8 के आगे पड़ा हुआ है, तो 8 का जो है वो मैं एड्रेस दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली अगले वाले को डिस्प्ले करा देगा, उसकी वैल्यू मैं बता सकता हूँ कि 8 के आगे 9 पड़ा हुआ है, तो वो क्या डायरेक्ट मेरी बात समझ जाएगा। अगर कंप्यूटर को ये समझाना है तो आपको लिंक लिस्ट से ही समझाना पड़ेगा। अब छोटे बच्चे को आप बता रहे हैं ना ये चीज इधर पड़ी हुई है और 8 आपने ढूंढना है, वो छोटा बच्चा जाके वो चीज तो ढूंढ लेगा मगर दूसरी चीज उसको नहीं मिलेगी, उसको नहीं पता आगे कौन सी चीज पड़ी हुई है। मगर लिंक लिस्ट की तरफ जब अगर आप आए तो आप बच्चे को बता के भेजेंगे कि यार ये जो जिधर तुम ये जाके ये चीज ढूंढोगे ना उसके आगे ही ये चीज पड़ी हुई है, वो तो चीज उसी टाइम गेट कर रहा है, हमारा दिमाग जो है वो काम कर रहा है। कंप्यूटर को तो कुछ नहीं पता, उसको तो बताना पड़ता है, फिर उसको इस तरह बताएंगे कोड के जरिए, तो वो ये सिंपल जो है वो समझ जाएगा बात को और वो सारी चीज जाके सर्च कर लेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम मतलब कि एक और डिफरेंस भी है कि अरे के अंदर एक इंडेक्स का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब कि अगर एक इंडेक्स में कोई चीज स्टोर है ना, उसका ना अगले से ताल्लुक है ना पिछले से ताल्लुक है, उसका काम है सिर्फ अपने अंदर की चीज दिखाना। जबकि लिंक लिस्ट में जिधर वो चीज पड़ी हुई है उसका ताल्लुक पिछले से भी होगा और अगले से भी होगा, लिंक्ड है आपस में। ठीक है, और इस तरह फिर हम जो है वो सर्चिंग के प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, डिलीटिंग के प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है तो फिर आप लिंक लिस्ट को ही प्रेफर करेंगे अरे लिस्ट के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो है वो उसमें
इसकी एग्जांपल को देखते हैं। अब ये लिंक लिस्ट का तो वर्किंग तो मैंने आपको समझा दी। सिर्फ आपने जिधर ऊपर अरे लिस्ट लिखा था ना, इधर आपने लिंक लिस्ट लिख देना है। तो वो क्या करेगा, वो वोल्वो और BMW आपस में लिंक हो चुके हैं, और BMW के पास पीछे वाले का एड्रेस है और अगले वाले का भी एड्रेस है। ठीक है, BMW को मैं पॉइंट करके डायरेक्ट अगले को भी सर्च कर सकता हूँ साथ ही। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल कोई नीचे मिले ना तो वो, और ये से आप ये इसने नीचे बता भी दिया है कि अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या फर्क है। लिंक लिस्ट इज अ क्लास इज अ कलेक्शन व्हिच कैन कंटेन मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप जस्ट लाइक अरे लिस्ट। उसी तरह ही है, मैनी ऑब्जेक्ट जो है वो होते हैं, स्टोर आपने कर लेता है कलेक्शन के अंदर, जिस तरह अरे लिस्ट करता है। द लिंक लिस्ट क्लास हैज ऑल ऑफ द सेम मेथड्स एज द अरे लिस्ट। वही सेम मेथड है जो अरे लिस्ट के हैं, वही लिंक लिस्ट के भी हैं। बिकॉज दे बोथ इंप्लीमेंट द लिस्ट इंटरफेस, कि ये लिस्ट के तौर पे काम करता है कि अगर आपने पूरी पूरी लिस्ट को स्टोर करवाना है तो आप जो है वो उसको सिंपल जो है वो उस मेथड को कॉल करके उसको करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको जो है वो वर्किंग इसकी हाँ, अब ये नीचे जो येलो में लिखा हुआ है ना, इसको देखना जरा आप, कि अरे लिस्ट जो है वो सॉर्टिंग, स्टोरिंग और असेसिंग के लिए सिर्फ आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि आपने डेटा को स्टोर करना है और असेस करना है सिर्फ, तो उसके लिए तो अरे लिस्ट बड़ी बेहतर है। अगर आपने डेटा को मैनिपुलेट भी करना है, फॉर एग्जांपल डेटा को डिलीट भी करना पड़ रहा है, अपडेट भी करना पड़ रहा है, ठीक है, ये सारी आप चारों ऑपरेशन आपको मस्ट परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए फिर लिंक लिस्ट ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये जरा पहले ये अरे वाला पढ़ो और फिर ये नीचे लिंक लिस्ट वाला पैराग्राफ पढ़ो। हाँ, अब पता चल गया इसका, ये फर्क है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह लिंक लिस्ट के भी मेथड हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके मेथड थोड़े से डिफरेंट हैं। ऐड फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट के ऊपर जो बिगिनिंग होगी, अब ये देखो ये सारे मेथड कैसे आए, वो वाली फंक्शनैलिटी हमने जब ऐड की वो संगल की तरह। संगल में अगर आपने ऐड करना है तो आपको फर्स्ट में ऐड फर्स्ट करोगे तो फर्स्ट पे जाके ऐड हो जाएगा, लास्ट पे करोगे तो लास्ट पे ऐड हो जाएगा, रिमूव फर्स्ट करोगे तो पहले वाला रिमूव हो जाएगा, लास्ट करोगे तो लास्ट वाला रिमूव हो जाएगा। इसी तरह गेट का भी है। समझ आ गई? हाँ जी, ठीक है, उसका फिर आपको ड्रेस देना पड़ेगा। फिर अब जब हम ये कोई सिनेरियो के अंदर वो देखेंगे ना इसको, तो फिर हम जो है ना इसका कर लेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं हैश मैप की तरफ। हैश मैप क्या है? ये अब देखो, अरे लिस्ट के अंदर अगर दो वैल्यू तो आप स्टोर नहीं ना करा सकते एक ही एलिमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो अरे और लिंक लिस्ट है दोनों, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इधर एक और वैल्यू भी स्टोर हो। जिस तरह ये वोल्वो है ना, वोल्वो के आगे एक और वैल्यू मैंने स्टोर करनी है तो अरे नहीं कर सकेगी। ये अब मैं इसको चेक करता हूँ। हाँ, मैं इसमें कहता हूं कि इधर मैं सुजुकी लिखता हूं और सुजुकी की वैल्यू दे देता हूं मैं कल्टस। मतलब कि ये वाला सिनेरियो आ गया मेरे पास। मतलब कि पहले मैंने कंपनी का नाम लिखना है, फिर मैंने उसकी गाड़ी का नाम लिखना है। ठीक है, अगर ये वैल्यू इस तरह की मुझे सेव करनी पड़ जाए तो फिर तो ये एरर देगा, फिर तो ये इसके अंदर तो फंक्शनैलिटी है ही नहीं। अब ये देख लें, वो कह रहा है कि मुझे तो नहीं पता इसका क्या है ये। और ये चीज करने के लिए आप हैश मैप का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ये डिफरेंस है। अगर हैश डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ना है ना, जाहिर सी बात है डेटा स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे ही, ठीक है, तो उसका सिर्फ अरे लिंक लिस्ट से यही फर्क है कि उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू दे सकते हो एट अ टाइम। यस,
फॉर एग्जांपल इसका हम जो है वो नीचे हैश मैप को अगर हम देखें, इसका देखना जरा आप, ये लंबे चौड़े जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल डायरेक्ट वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको। उसी तरह इसका हैश मैप का मतलब यही है, हैश मैप स्ट्रिंग का आपने हाँ 2 वैल्यू करवानी है तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपने 2 दफा लिखना है, ठीक है। इसी तरह उसका आगे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये देखें, कैपिटल सिटीज इंग्लैंड लंदन, जर्मनी बर्लिन, नॉर्वे ओस्लो, यूएसए वाशिंगटन, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ठीक है। इस तरह वो सारे का सारा ये क्या कर देगा, उसके हैश मैप के अंदर ये सारी चीजें स्टोर कर देगा मल्टीपल वैल्यूज के एज अ मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। इसको अगर हम रन करके देखें तो अभी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नीचे नीचे हाँ बिल्कुल 2 वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। उसकी एग्जांपल भी नीचे आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें यूएसए में वाशिंगटन, डीसी नॉर्वे में ओस्लो, इंग्लैंड में लंदन और जर्मनी में बर्लिन। अब आपने बर्लिन को डिलीट करना है तो आप जर्मनी से डायरेक्ट बर्लिन को भी एहसास कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि वाशिंगटन यूएसए को डिलीट करना है तो वाशिंगटन से यूएसए डिलीट हो जाएगा, तो वाशिंगटन को डिलीट करना है तो यूएसए से वाशिंगटन डिलीट हो जाएगा। मतलब कि दोनों को आप एक ही एड्रेस से एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये नीचे कैपिटल सिटीज गेट इंग्लैंड है तो इंग्लैंड में वो अभी देख सकते हैं कि इंग्लैंड की वैल्यू वो डिस्प्ले करा रहा है, ठीक हो गया। वो मैं बता वो चेक करते हैं, वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही डिस्प्ले करा देना है आपने, कैपिटल सिटीज डॉट पुट, तो वो दोनों चीजें डिस्प्ले करा देगा। अब इसमें मैंने डिस्प्ले ही इंग्लैंड कराया ना। अच्छा, रिमूव करने के लिए इंग्लैंड रिमूव करोगे तो लंदन रिमूव हो जाएगा, क्लियर के लिए क्लियर करोगे तो वो सारी की सारी जो है वो वैल्यूज है उसकी खत्म हो जाएंगी, और साइज का करोगे तो जो भी हैश में आपका साइज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह लूप्स को भी आप लगा सकते हो। ये फॉर ईच लूप है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 से स्टार्ट करेगा, एंड तक वो सारी डिस्प्ले करा देगा। और ये प्रिंट कराने के लिए सिंपल फॉर ईच लूप को यूज करके आप वो सारी वैल्यूज को प्रिंट भी करा सकते हैं। ये सारे मेथड आपने देख लेने हैं। अब इसमें ये देखें कि इसमें मैंने इंटीजर, स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों के वैल्यूज, एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर है, ये पूछ रहे थे ना आप, ठीक है। एक मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू रखनी है, एक इंटीजर की रखनी है, बिल्कुल आप रख सकते हो, एक स्ट्रिंग की रख लो एक इंटीजर की रख लो। पहले जो है वो स्ट्रिंग कर लो और फिर उसका वो इंटीजर कर लो वैल्यू, ठीक है। और उसको सिंपल फॉर ईच लूप लगा के डिस्प्ले करा लो। वो 0 से स्टार्ट करेगा, एंड तक जितनी भी वैल्यूज है सारी डिस्प्ले करा देगा। ये वो ही उसको सेट करना, डिस्प्ले करवाने के लिए, मतलब कि ऐड करने के लिए। अच्छा, अब ये हैश सेट क्या करता है, सिर्फ डिफरेंस हैश मैप और हैश सेट में डिफरेंस सिर्फ ये है कि हैश सेट में वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, बस। मतलब कि वो डेटाबेस में वो एक कंसेप्ट है ना प्राइमरी की वाला, उसका पता है, ठीक है। प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या होता है कि डेटाबेस में डुप्लीकेट वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह ही हैश मैप में कर सकते हैं मगर हैश सेट में नहीं कर सकते। इसकी आप एग्जांपल देखो तो ये देखें, वो पहले कह रहा है कि हैश सेट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम वेयर एवरी आइटम इज यूनिक एंड इट इज फाउंड इन जावा यूटिल पैकेज के अंदर ये होता है। फॉर एग्जांपल अब अगर आप लिखेंगे भी तो वो डिस्प्ले नहीं कराएगा, वो ऑटोमेटिकली उसको एक ही गिनेगा, ठीक हो गया। अब 2 दफा मैंने BMW लिखा हुआ है मगर डिस्प्ले एक ही दफा होगा, ये देख लें। मतलब कि यूनिक वैल्यू लिखेंगे भी तो उनको वो डिस्प्ले नहीं कराएगा, डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो ये सारे उसके वही फंक्शन है जो ऊपर वाले के हैं। अच्छा, अब आइटरेटर को हम देख लेते हैं। चले इसको रहने दें, अभी 6 टॉपिक हमारे हो गए हैं। ये वाले जो कल 6 है ये हम कल जो है वो कर लेंगे, मगर ये वाले यूजर इनपुट मेन था, अरे लिस्ट लिंक लिस्ट में क्या फर्क है और हैश मैप और हैश सेट में क्या फर्क है, ये चीजें चारों चीजें आपको जो है वो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके।